नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, दोनों मुल्कों के बीच में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और भारत के बीच में सहमति बनी है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से अमन भी है। और उससे पहले की अगर बात करें तो लगातार सरहदें लहूलुहान थी। चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे LOC हो, दोनों ही तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है। लेकिन अब ये उल्लंघन नहीं हो रहा है, सरहदें शांत है। कितनी देर शांत रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक शांत हैं, इस शांति में वो काम जो बंकर बनाने का काम है, कम से कम वो मुकम्मल किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, तो डबल शिफ्ट में काम लगा करके इन बंकरों के निर्माण के काम को मुकम्मल कर सकता है। जैसे मैंने कहा, कब तक अमन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाहर नहीं आता है। पाकिस्तान ने जब जब भारत ने दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया जाता रहा है। पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, कारगिल जैसे हमलों को भी अंजाम दिया जाता रहा है। लेकिन अब थोड़ी उम्मीद है और प्रशासन भी सतर्क है कि इस दौरान जब सीज फायर वायलेट नहीं हो रहा है, जो बंकर हैं उनके निर्माण को ठीक किया जाए। इस बाबत हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की, क्योंकि एक मौका है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। क्योंकि सरहदें शांत होंगी तो जो बंकर निर्माण का काम है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बंकर बनाने को लेकर जो अनुदान है, फंड, उसमें कोई कमी नहीं की जा रही है और इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आपको पता ही होगा कि ये ब्लॉक मनकोट जो है ये पुंछ में पड़ता है और ये बॉर्डर के साथ लगा हुआ इलाका है। आपने सुना होगा हमेशा के डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरे में जो ये हमारे इलाके हैं, ये ब्लॉक मनकोट हो गया या पुंछ के जो इलाके हैं, यहां पे आए दिन जो है वो शेलिंग होती है। और हमारे जितने भी गरीब लोग जो बॉर्डर में रहते हैं, क्योंकि अमीर तो कोई बॉर्डर में रहेगा नहीं, आए दिन उन गरीबों के आशियाने जो थे वो तबाह हो जाते थे। उनके बच्चे जो थे वो हिफाजत में नहीं थे, उनके माल मवेशी जो थे वो हिफाजत में नहीं थे। लेकिन दो मुल्कों के बीच में जो अब ये बात हुई है, सीज फायर एग्रीमेंट जो हुआ है, हम इसको वेलकम करते हैं। ये इससे पहले होना चाहिए था और हम ये भी चाहते हैं कि ये सिर्फ नाम का एग्रीमेंट ना हो। दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए, चाहे सरहद के इस पार हो चाहे सरहद के उस पार हो, गरीब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बेगुनाह कोई नहीं मरना चाहिए। अब मेरी अपनी गवर्नमेंट से यह गुजारिश है कि जो पेंडिंग जो आपके बंकर्स हैं, जहां पे एक बहाना था कि हैवी शेलिंग है, वहां पे कोई भी जो है वो अभी जाएगा नहीं बनाने के लिए बंकर्स, तो ये वक्त है। आज आपका एग्रीमेंट है, शायद कल ना रहे। हम तो दुआ करते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है ये हमेशा ऐसा रहे और जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। तो लेकिन भरोसा नहीं है, तो इसलिए ये जो काम है बंकर्स के, ये जल्द से जल्द लगाए जाएं और जब तक ये एग्रीमेंट है आपका, तो अल्लाह ना करे ये टूटे, तो ये उससे पहले जो है ये पूरे हों, ताकि कल को अगर फिर से अगर शेलिंग शुरू हो तो कम से कम हमारे लोगों को जो है वो जान बचाने के लिए जो सरकार का वादा था कि हम बंकर्स देंगे, तो वो बंकर जो है वो लोगों के पास हों, ताकि वो अपने बच्चों का और अपनी जान की हिफाजत कर सकें। ये फैसला लिया है कि बॉर्डर्स पे सीज फायर वायलेशंस नहीं होंगी। इसके साथ साथ मैं मरकजी सरकार से और हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करता हूं कि बॉर्डर पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, जल्द अज जल्द उनके जो बंकर्स हैं, जो काम पेंडिंग पड़े हैं, उनको मुकम्मल किया जाए। नायब सरपंच हूँ। यहाँ की आवाम बहुत खुश है। ये जो दोनों मुल्कों का जो आपस में इत्तेफाक हुआ है, जो फैसला हुआ है, इस पे बहुत आवाम खुश है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों मुल्कों का। और यहाँ पे जो काम रुके हुए थे डेवलपमेंट के, अब मौके की मुनासबत से
इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द पूरे किए जाए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और साथ साथ कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके दौरे का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन उनको गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में न्योता दिया गया था और उन्होंने वहां पर जाकर के कार्यक्रम में शिरकत की। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये ज़रूर कहा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम आर्थिक तौर पर मंदी के दौर से गुजर रही है, लिहाजा टैक्स लगाए जाने की बात की उन्होंने मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त टैक्स लगाना बिल्कुल गलत बात है। पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ तशरीफ ला चुके हैं हम सोशली ट्रस्ट है शुरू से हमारे ट्रस्ट के साथ अग्रवाल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जब बुनियाद रखी गई। मैं ये कह सकता हूँ कि एक वक्त में ट्रिपल शिफ्ट काम होता था, अनफॉर्चुनेटली अभी आधी शिफ्ट में भी नहीं होता। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा इधर से जाने की, दिल्ली में सरकार है उससे भी, कि ज़मीन पे काम होना चाहिए। मैंने इन सालों में बहुत सारी तकरीरें जम्मू कश्मीर पर की, यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ स्टेट फूड के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब दूसरे दिन के बाद एक टैक्स नया लगता है। हमारे टोल टैक्सेस बहुत लग रहे हैं, अभी हाउसिंग टैक्स भी लग रहा है। लेकिन टैक्स हमेशा जाने चाहिए इनकम के साथ। तो इनकम तो हमारी स्टेट की ज़ीरो हो गई है और टैक्सेस 110% हो गई। तो कैसे मिसमैच है? सबसे पहले तो हमें आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इस स्टेट की ठीक करनी होगी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दुगनी करनी होगी। पैसा दिल्ली से 3 गुना 4 गुना होना चाहिए, जैसे हमारे वक्त में। चाहे बजट कम होता था, लेकिन बजट के बाद भी हम अलग अलग चीज़ों में लेते थे। दर्शकों, गुलाम नबी आज़ाद के इस दौरे से बिल्कुल साफ हो गया है कि G23 ने बिगुल बजा दिया है। बिगुल किसके खिलाफ बजाया है? वंशवाद के खिलाफ बिगुल बजाया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया है। और इस दौरे के दौरान यह भी साफ हो गया कि डिवाइडेड हाउस बना हुआ था, कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो चुकी थी। जब एयरपोर्ट पर स्वागत का वक्त आया तब भी कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद नहीं थे और आज़ाद गुट के नेता वहां पर मौजूद थे। और दूसरी ओर जब वहां पर ग्लोबल फैमिली द्वारा, गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तब डोगरा पगड़ी पहने हुए G23 के नेताओं ने साफ साफ बगावत के सुर बोले और ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद एक अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस इस अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, उनकी समझ से बाहर है। यानी सीधी सीधी बगावत उन्होंने की। आइए देखते कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कल। सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोले। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी भी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। दर्शकों, आकाश मेहरा ने दम तोड़ दिया, लेकिन आकाश मेहरा की इस मौत के बाद एक बात फिर साफ हो गया कि आतंकी के मंसूबे कैसे होते हैं, आतंकवादियों के मंसूबे कैसे होते हैं। मैं कृष्णा ढाबे के मालिक की बात कर रहा हूं। जब यूरोपियन डेलीगेशन आया था, उस दौरान इन आतंकवादियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, उसमें कामयाबी नहीं मिली तो कृष्णा ढाबे के मालिक पर गोली चला दी। ये साबित करने के लिए कि यूरोपियन डेलीगेशन को लगे कि अभी भी कश्मीर में तथाकथित आज़ादी को लेकर के तथाकथित संघर्ष जल रहा है। लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया और उनके घर में आज मातम पसरा हुआ था। हज़ारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दी और आपको बताते चले ये भी एक सियासत का शिकार हो गया। दर्शकों, आज महबूबा मुफ्ती पुलवामा के दौरे पर थी। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षा है और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन दिनों पेनिट्रेट कर रही हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के लोगों से मिल रही हैं और पार्टी और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। आज वो पुलवामा के दौरे पर थी और पुलवामा के दौरे में भी उन्होंने कहा कि 370 की वापसी की जाएगी, यानी 370 वापस लाया जाएगा, जो विशेष दर्जा है उसको बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वालिद हमारे ज़िंदा होते, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद का हवाला देते हुए कहते कि यहाँ पर अमन होता। आइए देखते हैं। इसी तरह मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर यहाँ के जो जवान हैं, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए ताकि ये जो खून खराब है, ये जो रोज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं, जाँ बहक होते हैं, ये खून खराबा रोका जाए। ये है कि बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें जो मुल्क के जो हमारे किसान हैं उनसे सबक लेना चाहिए। ना उनके हाथ में बंदूक है, ना हाथ में पत्थर है, मगर पूरी दुनिया आज उनकी वकालत करती है और मरकजी सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि उनके साथ बातचीत हो और उनका मसला हल हो। इसी तरह मैं समझती हूँ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक पुरअमन तरीके से कोशिश करनी चाहिए, पुरअमन तरीके से एक स्ट्रगल करना चाहिए, न सिर्फ जो हमारा खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए, बल्कि मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे हज़ारों लोग, हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं जाँ बहक हुए हैं, चाहे वो मिलिटेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारा पुलिस का आदमी है, चाहे आम शहरी है। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती पुलवामा के दौरे पर थी और वहाँ पर उन्होंने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया और साथ साथ में ये कहा कि जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला है उसको वापस लेकर रहेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ फिदा हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिदा, आज के दौरे का लब्बो लभाब क्या था और क्या बॉडी लैंग्वेज महबूबा मुफ्ती की थी? देखिए, आज कुछ महबूबा मुफ्ती की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कुछ अलग अलग सी लग रही थी। और पहले उन्होंने कहा कि जो बात हुई है इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को लेकर और साथ ही साथ भारत और चाइना की सीमाओं को लेकर, वो एक अच्छी बात है। और उसी तरह से अगर यहाँ के युवाओं के साथ भी बात होती है और साथ ही साथ उन्होंने किसान आंदोलन की जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से वो पुरअमन तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो
सिर्फ सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से हम भी जो अनुच्छेद 370 है जो हटा दिया गया है 2019 में, तो हम भी उसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी जो यहाँ पर हो रही थी, अगर हम पत्थरबाजी की बात करें, उन्होंने कहा कि उससे कोई भी मसला हल नहीं होगा। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती आज पुलवामा पहुंची और पुलवामा जो कि माना जाता था पीडीपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण कश्मीर, और दक्षिण कश्मीर से ही पीडीपी का जन्म भी हुआ है। और पीडीपी अगर सत्ता में 2 बार आई भी तो वो दक्षिण कश्मीर की वजह से आई है, और दक्षिण कश्मीर ने काफी ज्यादा सीटें दी थी। लेकिन जिस तरह से दूसरी बार जो नियुक्त की गई है महबूबा मुफ्ती, जिनको पीडीपी का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के जिस तरह से दौरे और कई पार्टी में जो नए चेहरे आए हैं, और पार्टी को अगर नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है यहाँ पर, वो क्योंकि जो अनुच्छेद 370 है उसके बाद पार्टी के जो दिग्गज नेता है जो पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं और दूसरी पार्टियों में वो चले गए हैं। और अगर बात करेंगे अपनी पार्टी की, क्योंकि अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा जो पूर्व विधायक है वो अपनी पार्टी में चले गए हैं, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं पे पीडीपी अपनी खोई हुई साख को वापस लाने की कगार पे फिराक में है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती का आज पुलवामा में, और पुलवामा में वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात करना, और जिस तरह से हाल ही में जो डीडीसी चेयरमैन जो पीडीपी का नियुक्त हुआ है उसके बाद उनसे भी मिले, और जो डीडीसी के जितने भी काउंसलर्स हैं वो उनके साथ मुलाकात हुई वहाँ पे। लेकिन महबूबा मुफ्ती का आज यही साफ कहना था कि इन चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हम अपना विरोध जो है वो जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो पुरअमन तरीके से कर सकते हैं और हम अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। और उन्होंने यही कहा कि यहाँ जी फिदा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती अब कुछ दिनों से पहले तो नज़रबंद थी, जो पेनिट्रेट कर रही है, वाकई में पार्टी मजबूत होगी इससे? देखिए, नजरबंदी के बाद जब महबूबा मुफ्ती जो रिहा हुई है उसके बाद जो उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कश्मीर को ही याद किया, और दक्षिण कश्मीर में भी वो कई सारे जगहों पे गई, जनसभाएं की, वही उत्तर कश्मीर के भी दौरे कर चुकी है महबूबा मुफ्ती, और साथ ही साथ श्रीनगर के अपने रिहाइशगाह पर भी उन्होंने कई सारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। और कल की बात करें, कल जिस तरह से शोपियान का एक चेहरा जो नया चेहरा है वो पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो महबूबा मुफ्ती है वो अपनी जो पुरानी जमीन है उसको ढूंढने के लिए जो है वो फिर से बाहर आ रही है, और अपनी खोई हुई जमीन जो है उसको पाने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है एक बार फिर दक्षिण कश्मीर का दौरा कर रही है। लेकिन दक्षिण कश्मीर में क्या वो खोई हुई साख वापस लाने में सफल हो पाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो आज पुलवामा पहुंची है, तो पुलवामा के बाद क्या महबूबा मुफ्ती फिर से दक्षिण कश्मीर का दौरा करेगी? लेकिन पुलवामा वो कई बार गई है, क्योंकि वही तो रहमान पर्रा जो है हिरासत में है, और कहीं न कहीं पर एक बार फिर वहाँ पर पार्टी के लिए बिल्कुल देखने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का सबसे ज्यादा दौरा कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हकीम मोहम्मद यासीन, कद्दावर नेता हैं, पीडीएफ के चीफ हैं। हकीम साहब, आपको पता होगा कि कृष्णा ढाबा एक सेकुलरिज्म की पहचान थी कश्मीर के बीच में, श्रीनगर के बीच में। उनके आकाश मेहरा जो मालिक है उनकी डेथ होगी, और ये भी हम जानते हैं कि यूरोपियन डेलीगेशन जिस दिन आया था उसी दिन उन पर फायरिंग की गई थी। कैसे देखते हैं आपको और क्या कहना है आपका? बहुत आलमिया है और बदकिस्मती है। इंसान का मारना, इंसान को मरवाना इंसानियत का कत्ल है, चाहे कोई भी हो, उसको धर्म, दीन, इस्लाम वगैरह से कोई ताल्लुक हो। इस्लाम ने हमें बहुत कुछ इसके बारे में कह भी दिया और सिखाया जी। ये हम बदकिस्मती मानती, हमने इसकी कंटिन्यूशन पहले भी की जब फायरिंग हुई जी। आज भी हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, अफसोस करते हैं, और उनके घर वालों और लवाहिकी के साथ ज़ाहिर ताज़ियत और आपकी प्रोग्राम के वसात से जी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जंग जदल से और तशद्दुद से आज तक कोई मामला हल नहीं हुआ। जी। रिसेंटली हमारे जो पड़ोसी जो हमारे है जो सीज फायर हुआ, हम अमन की तरफ आना चाहते हैं, अमन यहाँ कायम होना चाहिए। तो लिहाजा हम जिस किस्म का भी तशद्दुद हो, चाहे कोई भी करे, जी, उधर से करे इधर से करे, काबिल मजम्मत है, काबिल नफरत है। जी हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ
पूर्व गांधरबल के विधायक शेख जब्बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख साहब, आप मैं ये बताइए कि जो कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा की डेथ हुई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जी, ये एक वैश्याना कदम है और जितना भी इसको कंडम करे, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। जी, एक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जिसके लिए हमारा हिंदुस्तान, खासकर हमारा जम्मू कश्मीर माना जाता है, जी, हमने हमेशा से ही इसकी यहाँ पहचान हमारी यही है। जिन लोगों ने भी ये इनको शहीद किया है, इस नौजवान को, जी, उनको मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि और ये मांग भी करते हैं हम, उनको एक मिसाली सजा, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और जो इसके पीछे जिनकी साजिश है उनको भी कानून के शिकंजे में लाना चाहिए और ऐसे वाकया ना हो, इसके लिए हमारे जो एजेंसीज है उनको इस पे ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहिए। और कहाँ पे कोताहियां होती है, कहाँ इतना, और उस दिन हमारे यहाँ एनवाइज भी थे, पूरा सिक्योरिटी चौक बंद थी पूरे कश्मीर में, फिर भी ऐसे वाकयात होना बदकिस्मती है और एक सवालिया निशान भी उठाता है हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है कि ऐसा वाक़ा हार्ट ऑफ सिटी और सिक्योरिटी जोन में, जहां वो ठहरे थे, हमारे जो एनवाइज आए थे बाकी कंट्रीज के, उससे कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे ये वाकया हुआ। जब्बार साहब, आपसे जब आतंकवाद पीक पर था तब भी ये ढाबा खुला रहता था, एक सेकुलरिज्म की पहचान थी, बहुत हिंदू मुस्लिम सब बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो भी इस ढाबे पे जाते थे, यानी आतंकवादी ना जाने कौन सा वो संदेश देना चाहते थे। देखिए, आतंकवाद का कोई ना मजहब होता है ना कुछ, इनको अपना एक होता है जी, लेकिन लोगों को भी मैं अपील करता हूँ जो वाकई जम्मू कश्मीर और जो असली मुसलमान होगा या कोई होगा, कोई मजहब किसी के बेगुनाह वैश्याना कत्ल की इजाजत नहीं देता, चाहे वो हिंदू मत हो या मुस्लिम मजहब हो। जी, मैं लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, वो भी आसपास अपने इलाकों में ऐसे जो तत्व है, हमें भी अब वक्त आ गया है लोगों के लिए भी वो ऐसे एलिमेंट्स को थोड़ा अलग थलग करे। क्योंकि देखिए, अगर ये वाकया जम्मू में भी होता या कहीं ऐसी जगह होता, शायद लोग उस पे उसी वक्त थोड़ा शायद दबोच लेते जी, या कुछ ना कुछ उस पे कार्रवाई होती। जी, 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 लेकिन आपको मैं नौजवानों से भी, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, वक्त आ गया है जी, हमें जीना मरना इसी मुल्क में। हम इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, हमें अपनी देशभक्ति को रखना है और इसी को चलाना है और हमें ऐसे ताकतों को और ऐसे भटके हुए नौजवानों को समझाना है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है, यहाँ के कश्मीरियों को अपनी वो कीमती जानें जाया करनी पड़ती है। जी, तो जी, इससे मिलेगा कुछ नहीं, कश्मीर के लोगों को जी, तबाही, बर्बादी, मौत के सिवा मिलना कुछ नहीं है। जी, तो हमें आगे चलना है, अब हमें पीछे बहुत तबाही हुई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, खुद बिल्कुल, आतंकवाद का शिकार हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, वालिद को जी, शहीद किया गया। जी, 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 मुझे पूरा दर्द है इस खानदान के साथ, इस जी, फैमिली के जी, साथ, जी, जी, जिनका एक चिराग बुझ गया। मेरी पूरी हमदर्दी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूंगा कि सरकार को भी अब आगे आना चाहिए और ऐसे मेजर उठाने चाहिए जिसको कि नौजवानों को भी ये लगे कि ये हमारा अपना मुल्क है। ऐसे इकदाम करने चाहिए जी, और ऐसे हुए लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को जो इनको कहीं भी इनको ताकत देते हैं, जी, इनको जी, बरकलाते हैं, जी, तो हमारी एजेंसीज को और मुतहरिक होना है और हमें इन लोगों के साथ डट के मुकाबला करना आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, जफर मनाज अपनी पार्टी के सीनियर नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और मनाज साहब का काफ़ी अनुभव भी रहा है। मनाज साहब, आज वो बहुचर्चित जो कृष्णा ढाबा है बड़ा प्रसिद्ध है टूरिस्ट के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी एक सेकुलरिज्म की पहचान थी वो, उसके आकाश मेहरा की आज देहांत हो गया है। कुछ रोज़ पहले जब डेलीगेशन आया था तब उन पर आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, मैं एक बात बड़ी सफाई से कहूंगा कि किसी भी बेगुनाह शख्स का या वो शख्स
जिसके हाथ में हथियार नहीं, जो आपसे लड़ता नहीं, उसका कत्ल जो है वो हर सूरत में इस काबिल है कि उसकी मजम्मत की जाए। जी। और ये जो कृष्ण ढाबा वाले थे, लोग थे, जी। इनका कोई किसी को मार नहीं रहे थे, किसी को तंग नहीं कर रहे थे, और ये बच्चा जो था ये लोगों की खिदमत करता था। तो जिन लोगों ने भी इनको मारा है तो मैं समझता हूँ उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, और किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल किया जाए और कोई भी करे तो मैं समझता हूँ कि एक महज़ूब समाज की जिम्मेदारी है कि उसकी मजम्मत करे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर खामोश रहेंगे तो एक के बाद दूसरे का नंबर लगता रहेगा। जी मुनासिब, शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, श्रीनगर के SKICC में एक डीलर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को सेब के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की गई। वहाँ पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी मौजूद थे, अभिजीत जसरोटिया जो स्पोक्स पर्सन भी हैं और उद्यमी भी हैं, वो भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि हमारे लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया है, IAS तक टॉप किए हुए हैं, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा इन लोगों के लिए। और रही बात कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एक बात का मुझे बड़ा मलाल हुआ आज, मुझे नहीं पता था वाकई इस बारे में, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे तो सेब तो बड़े दिखते थे हर जगह पर, लेकिन बड़ा आज अचंभा लग रहा है कि अभी भी हिंदुस्तान बाहर से सेब मंगवा रहा है यहाँ पर। उसका क्या कारण होगा? आखिर में हम आपको बताएंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने आज यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने ये फैसला लिया कि जो क्षत्रिय समाज के उद्यमी हैं वो 370 हटने के बाद, संशोधन होने के बाद 35 से हटने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे समाज से ताल्लुक़ रखने वाले उद्यमी हैं वो यहाँ पर आएंगे। उसकी वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा था, कोई यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था बाहर का आदमी, और कश्मीर और जम्मू को धरती पर जन्नत कहा गया है। तो अब वो खुल गया है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है। मनोज सिन्हा जी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होकर आए हैं और वो IT के स्टूडेंट रहे हैं और BHU के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद रहे, और पिछली बार 16वीं लोकसभा में रेल मंत्री भी रहे हो, रेल राज्य मंत्री। उनके साथ मैंने 5 साल काम किया लोकसभा में। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लोकसभा में भी मैं 5 साल रहा उनके साथ। तो यहाँ आ गए थे, यहाँ विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है। पहले हम कुछ सजेशन देंगे, हम उद्योगपति हैं बम्बई के उद्योगपतियों को लाएंगे। अमेरिका में हमारे बहुत लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉलिसी जब बन जाए तो पूरा जो है भ्रमण करके और लोगों को इन्वाइट करके यहाँ का विकास हो। जो नौजवान आज बंदूकें पकड़ रहे हैं और मिलिटेंट बन रहे हैं, उनको रास्ते पे लाया जाए, रोजगार दिया जाए। दर्शकों, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश हो, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इनमें यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में ही ज़्यादा बात होगी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का किस तरह से डेवलपमेंट में क्षत्रिय समाज की भी भागीदारी हो, इस पर चर्चा होगी। तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि बाहर से जो व्यापारियों को लाने की बात चल रही है, उनसे बातचीत भी हो रही है। वही सब चीज़ें यहाँ के लोकल लोग क्या चाहते हैं ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। किसी चीज़ को भी लागू करने में टाइम लगता है। अभी हटाए, लोगों के दिमाग से वो चीज़ अभी हट नहीं रही, हट जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारी पूरी एक नहीं, सारे राजपूत सभा ये चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी को जाति और धर्म में मत बांधा जाए। निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा त्याग है और उस त्याग और बलिदान को ये निश्चित तौर पर आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आजादी को किया कलंकित कुछ झंडा बरदानों ने, अखंडता को खंडित किया था पदलोलिप गद्दारों ने, करे प्रायश्चित उन पापों का पौरस ने ललकारा है, और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र यही हमारा नारा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।